नमस्कार, यूसेन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक ज़माना था जब साधु संतों के यहाँ, ऋषि मुनियों के यहाँ आश्रम हुआ करते थे, वहाँ बच्चे लोग जाते थे और शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर वो समाज में उस काबिल हो जाते थे कि समाज में वो टिक सके, चल सके। समय बदला, ज़माना बदला, साथ साथ में स्कूल्स आए, कॉलेजेस आए और ज़माना जब बदलते गया तो फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। और इस तरह हम लोग एक ऋषि मुनि के आश्रम से लेकर इसका सफ़र जो करने जा रहे हैं आज, उसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है श्री नारायण शर्मा जी को, जो कि शारदा क्लासेस के सर्वे सर्वा है, डायरेक्टर है। उनके साथ उनके एसोसिएट श्री करुणेश कुमार भी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं जानना चाहता था कि एक ज़माना था, इवन आप भी याद रखोगे शायद इसको, कि जो कमज़ोर स्टूडेंट हुआ करता था वो पहले कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस जाता था और उस पर हंसी उड़ाई जाती थी। लेकिन आज एक मेरिट स्टूडेंट भी कोचिंग क्लासेस की इसकी आवश्यकता आन पड़ी। तो क्या कंपटीशन इतना गहरा हो गया कि एक मेरिट स्टूडेंट को भी क्लासेस लगाने की ज़रूरत आन पड़ी है? सर देखिए, आज ये कंपटीशन जिस तरह का है और जितने नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं, अगर मैं एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल की ही बात कर लूँ, तो जितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। प्रिपरेशन घर में भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रॉपर गाइडेंस, जिस तरह से उनको चैनलाइज करना है चीज़ों को कि क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट में जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो जिस लेवल का वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है वो बच्चे सिर्फ बुक से पढ़ के नहीं ला सकते हैं। जो आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कोचिंग में उनको वो गाइड करते हैं, राइट। इसलिए ज़रूरी है बच्चों को कि एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए और एक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में अभी जैसे मैंने कहा, ज़माना बदलते जा रहा है, साथ साथ में ऑनलाइन क्लासेस आ गए। वो इसलिए आए क्योंकि आप तो पहले फिजिकल क्लासेस लेते थे, लेकिन कोविड के कारण ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। तो कोविड के दृष्टि से आप इस एजुकेशन सिनेरियो को किस तरह रिलेट करोगे और क्या ये फ़ायदेमंद रहा या घाटा हुआ? सर, फ़ायदा और घाटा यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये कहना शायद थोड़ा जल्दी होगा अभी, लेकिन जिस तरह से कोविड ने हमको चीज़ों को सिखाई है, उस तरह से ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमको चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी और आने वाले समय की मांग यही है। अगर मैं कोविड की बात करूँ तो सर, से अबाउट 1.6 बिलियन, ये 190 कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में, 190 कंट्रीज़ में 1.6 बिलियन लर्नर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, राइट फ्रॉम केजी टू पीजी, दे ऑल आर अफेक्टेड, सबके सब अफेक्टेड हैं। तो ये 1.6 बिलियन पीपल अगर अफेक्टेड है, और ख़ास करके लोअर क्लासेस और जो ऐसी कंट्री जिनका इनकम लोअर माना जाता है या लोअर मिडिल क्लास में माना जाता है, वो सारे आप देखेंगे सारे स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद पड़े हुए हैं। आप नर्सरी से लेकर के और एमएससी तक के इंस्टीट्यूशंस बंद पड़े हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल के क्लासेस अभी ऑनलाइन शुरू हुए हैं, इंस्टीट्यूशन फिजिकल क्लासेस बंद पड़े हुए हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप समझेंगे कि अगर हम इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और बिलीव मी, अगर एक बार एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया तो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, प्रॉस्पेरिटी सब के सब खत्म होगी और मतलब सस्टेनेबल रहेगा ही नहीं चीज़ें। बस इन सब चीज़ों में एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि ये सारे क्राइसिस में हम जो ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चलते थे, शायद हम भी बहुत इनोवेटिव हो गए। मैं बात करूं अगर शारदा क्लासेस की, तो मैं या सर बड़े ट्रेडिशनल तरीके से रिजल्ट आज तक देते आए हैं और हम लोग सर के साथ मिलके जो हमारा प्लानिंग होता था, क्या करना चाहिए बच्चों के साथ, कैसे करना चाहिए बच्चों के साथ, वो बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच होता था। एक एक बच्चों के साथ बैठना है, क्या करना है, क्वेश्चंस का क्या ये होना चाहिए। तो हमने कभी इस तरह की टेक्नोलॉजी को सोचा भी नहीं था, लेकिन आज जो हमारी सोच है, उस सोच की तरफ हम बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड हैं। आज सर भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप देखिए, शारदा क्लासेस ने अपना एक ऐप डेवलप कर लिया। आज हमारा क्लासरूम अगर आप आके देखेंगे तो क्लासरूम पूरे ऐसे ऑनलाइन फीचर्स और ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर से भरे पड़े हैं, राइट। तो ये समय की मांग है। तो जहाँ इस क्राइसिस में चीज़ें खराब हुई है, वहाँ उस क्राइसिस में चीज़ें कहीं ना कहीं इनोवेटिव भी हुई है, राइट। तो अपने इसके डिसएडवांटेजेस बहुत होंगे, नो डाउट, लेकिन उसमें से जो एक एडवांटेज है और वो हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ऑनलाइन क्लासेस आज के डेट में लोगों की मांग हो गई है और हमको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम को रोक के नहीं रख सकते, क्लासेस को और एजुकेशन को रोक के नहीं रख सकते। आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें कोचिंग की अगर अपन सिर्फ बात करेंगे, लेटेस्ट से ऑनलाइन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, ऑफलाइन में जैसे एक बार एक लेक्चर हो गया वो खत्म हो गया,
बट ऑनलाइन में वो लेक्चर को आप जो है 4 बार और देख सकते, स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप वापस से देख सकते हैं. दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट. तो लेटर अगर आपका कोई क्लास छूटता है, ये करता है, तो वही है. और वेर एज बीइंग इन आर दिस थिंग्स शारदा क्लासेस, तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर कंडक्टिंग द लाइव लेक्चर्स. लाइव लेक्चर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको फीलिंग ही नहीं आती कि आप वो ट्रेडिशनल क्लासरूम से बाहर हो. तो बाकी एज कंपेयर टू अदर्स, जैसे हमने देखा है, एक स्टडी किया है, लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो बच्चा गद्दे पे बैठ के उसको पढ़ रहा है, देख रहा है, ये कर रहा है. बट वेयर एज दिस थिंग इज कंसर्न, आर क्लासेस इज शारदा इज कंसर्न, तो बच्चे को ही हैज टू कम ऑन दी, क्या बोलेंगे, टेबल कुर्सी. और उसको द रीजन बिहाइंड दिस, उसको जो बोर्ड पे लिखा है वो भी उतारना है. तो दिस इज अ बिगेस्ट एडवांटेज कि जहां पे कभी आपने मिस कर भी दिया तो यू विल हैव योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स. अब उसको 4 बार देखो, 5 बार देखो. और एक छोटा सा आपका जो पहला क्वेश्चन था, जिसमें आपने बोला था कि एक ब्रिलियंट लड़के को भी जो है आज के डेट में कोचिंग लगानी पड़ रही है, एक एक्सीलेंट स्टूडेंट को भी. द थिंग इज दैट लेट अस से अब जो सिनारियो है, पहले लोगों को इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में इतना मालूम नहीं था, बट अब सब चीज़ें, नीट, JEE, IIT, MST, CET, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्स दैट इंक्लूड्स योर फार्मेसी, एग्रीकल्चर ऑल्सो. तो रेगुलर रूटीन में वो जो 12th ट्रेडिशनल जो आपने मैंने भी दी है कभी शायद, तो वो 12th ट्रेडिशनल में 3 घंटे में आपको 25 सवाल सॉल्व करके दिखाना पड़ता था, और यही 3 घंटे में अब यहाँ पे आपको 150 सवाल सॉल्व करके दिखाना है. ऑब्जेक्टिव. एग्जैक्टली, ऑब्जेक्टिव. ये जो टाइम का जो गैप है, 30-25 सवाल और 150 सवाल, ये चीज जो है, ये गैप जो है, ये कम करने के लिए बच्चे को इंस्टीट्यूट आना है. करेक्ट. यही ट्रिक्स और ये सब चीजों के कारण बच्चा अब दौड़ रहा है इंस्टीट्यूट. जैसे कुछ समय पहले, जब तक ये आए नहीं क्लासेस से आपकी बात कर रहे हो जो आप, ये जब तक नहीं, तब तक 12th के बेसिस पर ही या फिर फर्स्ट ईयर के बेसिस पर एग्जैक्टली, yes, तब तक एडमिशन हो जाते हैं. हाँ, ट्रेंड था ही नहीं. हाँ, ये जो एंट्रेंस एग्जाम थे जैसे JEE या नीट वगैरह, ये नहीं हुआ करते, उसके बारे में पेरेंट्स शायद इतना नहीं जानते हो, अवेयर नहीं थे. दैट्स व्हाई दिस. हाँ, पर जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आई तो वही 25 सवाल 3 घंटे में, और वही सब्जेक्ट के, वही तीनों सब्जेक्ट के मिला के 150 सवाल 3 घंटे. मतलब स्टूडेंट थरोली चेक हो जा रहा है Exactly. कि हाउ केपेबल. और उसकी कैपेसिटी भी चेक हो रही कि वही 3 घंटे में 150 सवाल, तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट लेकर के वो काम कर रहा है. तो वो टाइम कैसे उसको फास्ट करना, कैसे ट्रिक्स ऐड करना, कैसे उस सवालों पे फास्ट आना, कैसे आंसर्स फास्ट, ये ट्रिक्स आप लोग अपने. नॉट ओनली ट्रिक्स, वी ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड पार्ट. ये एक हमारी कहिए या मतलब हमने जिस फ्लेक्सिबिलिटी से उस चीज़ को डिज़ाइन किया हुआ है कि हम बोर्ड को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे और कम्पिटिटिव को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे. बिकॉज सी वी कैन नॉट इग्नोर दिस बोर्ड दैट गिव्स यू द प्रेजेंटेशन एंड डिसिप्लिन. तो वो प्रेजेंटेशन और डिसिप्लिन को लेते हुए हम किस तरह से उनको तैयार करवाएं, ये चीज़ पे हमारा काम है. इस चीज़ बोर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप थ्योरेटिकली स्ट्रांग नहीं हो, जब तक आप जो है ऑब्जेक्टिव में भी स्ट्रांग नहीं हो सकते. शारदा क्लासेस एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और कई सालों से, मेरे ख्याल से 22-23 साल, मोर देन दैट, 25 साल से आप हो इस फील्ड में. फिजिकल क्लासेस लेते थे आप, वहाँ पर एक 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाता था, और स्टूडेंट अगर एक क्वेश्चन या डाउट पूछ रहा है तो शायद हो सकता है वही क्वेश्चन या वही डाउट दूसरों के मन में भी हो. तो ये सब एक एडवांटेज हुआ करता था. तो आपको लगता है कि आप वो एडवांटेज मिस कर रहे हो और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से? नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली नहीं कर रहे. रीजन बिहाइंड दिस, यहाँ पे स्टूडेंट जब फेस टू फेस सामने होता था तो वो हिचकिचाता था कि ये सवाल मैं पूछूं कि नहीं. बट वेयर एज ऑनलाइन क्लासेस इज कंसर्न, ही हैज टू जस्ट क्या बोलेंगे, टाइप द थिंग्स की ये मेरे को नहीं समझा. तो चैट में, हाँ, चैट में वो ज्यादा खुल के बात कर रहा है, और जैसे ही वो एक कोई लिख देता, हाँ सर ये मेरा भी डाउट है. लेकिन सर अगेन ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ तो कुछ हर्डल्स भी आते होंगे सर. जैसे मान लीजिए आपका सिग्नल वीक है, तो इसके लिए आपने कुछ उपाय योजना कर रखा है? कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में है, और हर कंपनी का ऑलमोस्ट जो है वो लेकर के रखा हुआ है, सो दैट नहीं, फ्रॉम योर एंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के घर पे कभी कभार तो होता है ऐसा. बट दे हैव दिस थिंग, जो सबसे बिगेस्ट बेनिफिट है, रिकॉर्डेड. जी जी. छोटे छोटे गांव में आज भी तकलीफ है. इसलिए एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, बस इस चीज़ के लिए. और हमको डिजिटली साउंड होना ही पड़ेगा. जी. कल चल के सर ऐसा हो, वी होप कि ये कोविड के नॉर्म या लॉकडाउन वगैरह हट जाए, और हटने के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऑफलाइन भी रख सकते हैं, ऑनलाइन भी रख सकते हो. व्हाट वुड यू प्रेफर? सर मेरे ख्याल से आपको हाइब्रिड मॉडल लेके चलना पड़ेगा. हाइब्रिड मॉडल मीन्स ये कि 70% में भी 70% क्लासेस में भी ऑफलाइन और 30% ऑनलाइन, और वाइस वर्सा कहने का ये सेंस कि आपको एकदम से ये सोच के नहीं चलना पड़ेगा कि कोविड ख़त्म हो गया. वो कभी भी आ सकता है,
और उस कंडीशन में अगर फिर से लॉकडाउन हो गया और लोगों को ऑफलाइन की आदत हो गई तो फिर से ऑनलाइन मोड में आने में बड़ी तकलीफ हो गई उनको, राइट। तो ये हाइब्रिड मॉडल एक इंस्टीट्यूशन को, एक पेरेंट को और एक स्टूडेंट्स को अपनी एक मेंटेलिटी, अपनी एक धारणा बनानी होगी कि ये चीज़ें से हमको आगे गुजरना है और ये चीज़ें फेस करनी है। ये सवाल इसलिए पूछा मैंने कि ऑनलाइन क्लासेस में आप असेस कैसे, इवेल्युएट कैसे करते हो स्टूडेंट को कि कहाँ तक ये सीख पाया है या कहाँ तक समझ पाया है, इसके लिए कोई उपाय है आपके पास? इसमें रेगुलर रूटीन में जैसे हमारे क्लासेस चालू रहते हैं तो जो भी बीइंग अ टीचर आपको ये मालूम है जो आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप सवाल पूछते हो तो ऑनलाइन में यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली ऑन योर स्क्रीन, तो फटाफट वो पता चल जाता है बच्चा कितना ग्रास्प कर रहा है या नहीं, कितना नहीं कर रहा। और शायद आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऑनलाइन में आप बच्चा मैसेज चैट करते वक्त काफ़ी लंबा उसको लिखना पड़ रहा है। कुछ नहीं, आप हैंड रेज करिए, बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट 1-to-1 यू कैन टॉक। लाइव लेक्चर्स में भी आप हैंड रेज करके बात कर सकते हैं, आपको फीलिंग ही नहीं आएंगी आप क्लासरूम से बाहर हो। और हम लोग भी सब लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है और चीज़ें मतलब मज़ा आने लगा। और बच्चे तो खैर पहले से ही डिजिटली साउंड होते ही, टेक्नोलॉजी फॉर्म होते ही हैं वो लोग, तो कोई तकलीफ नहीं है अभी। सर आपके पास सीबीएसई के स्टूडेंट्स आते होंगे, आईसीएसई के स्टूडेंट्स आते होंगे, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स आते होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनका आईक्यू लेवल्स वेरी करता है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि उनका कोर्स अलग है या उनके कुछ पॉइंट्स या सब्जेक्ट के बारे में जो एक ग्रास्प है वो अलग है। तो हाउ डू यू टैकल दो सिचुएशंस, सब एक ही छत के नीचे आके बैठे? इसमें एक 2-3 लाइंस में ऐड करूंगा। वेयर सिलेबस इज कंसर्न, राइट, चाहे आईसीएसई ले लो, सीबीएसई ले लो या स्टेट ले लो, इसमें देयर इज नो डिफरेंस, राइट। थिंग इज दैट अगर आप थोड़ा सा देखेंगे आईसीएसई सीबीएसई ने क्या किया है, चीजों को सिर्फ रख दिया है, एक्सप्लेनेशन दे नीडेड फ्रॉम द टीचर। इसलिए लोगों का कहना है कि वो सिलेबस जो है थोड़ा सा हार्ड है एज कम्पेयर टू अदर बुक्स। लेटेस्ट से अगर आप स्टेट में थोड़ा सा आओगे तो वही चीज किताबों में एकदम इलाबरेटेड वे में है। So as such, I don't feel so कि there is any difference in the syllabus. On the contrary, मेरे ख्याल से आप लोग उसको और हाँ, प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, राइट। थिंग इज जो मैंने आपको बताया पहली लाइन में कि चीज़ें जो है रखने की जो तरीका है बुक्स में, जो एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है, कुछ बुक्स में इतने अच्छे से नहीं रखा गया और कुछ बुक्स में बहुत अच्छे से रखा गया। व्हाट वुड यू प्रेफर सर, मतलब ये जो कोर्सेस है सीबीएसई का, स्टेट बोर्ड का, आईसीएसई का, तो आप क्या पसंद करोगे कि भाई ये इस टाइप का होना चाहिए ताकि हम भी अपने क्लासेस में उस बेसिस पर उसको एक्सप्लेन करें बच्चों को? हम चाहेंगे कि जो तीनों सिलेबस है जो ऑल इंडिया लेवल पे वो चीज़ें सेम होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को समझे और टीचर्स भी पढ़ाते वक्त उनको मालूम है कि सारे बच्चों के पास इसी तरह का सिलेबस है और इसी तरह से हमको कोप अप करना है। तो शायद अगर सिलेबस सेम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन सर मेरा मानना है एज अ सब्जेक्ट टीचर, सर ने जैसा बोला ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है सर। 2+2 4 सब जगह दिया हुआ है, सब जगह दिया हुआ है। ये सिर्फ हमने एक मेंटेलिटी बनाई हुई है कि वो सीबीएसई है, वो स्टेट है, ये है, सब जगह सिलेबस है। और आप यूनिवर्सली देखोगे, आप मेरे को ये बता दीजिए कि न्यूटन ने सीबीएसई को 5 लॉ दिए और स्टेट को 3 दिए। मैथ्स और साइंस इज यूनिवर्सली से एग्जैक्टली 2 and 2 can't be 5। यस यस यस। मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा फर्क मैंने महसूस नहीं किया। इनफैक्ट मैंने देखा है कि जैसे है ना, इट हैज बिकम अ ट्रेंड। मैं सीबीएसई से आया हूँ, ये हूँ। द थिंग इज दैट सीबीएसई में वो जो एक्सप्लेनेशन जो चाहिए, जो बुक में नहीं चाहिए, है, वो नहीं है, एंड दैट दे नीडेड फ्रॉम द टीचर। इसलिए वो ऐसा लगता है वो सिलेबस टफ है, राइट। वेरएस अदर बुक्स और लेटेस्ट से महाराष्ट्र का सिलेबस अगर आप देखोगे तो ये चीजें बहुत उधेड़ के रखी हुई है, जिसको आप अच्छी भाषा में बोल सकते बहुत सही, एलाबरेटेड है। एलैबोरेटेड जी। So this is what exactly is, and ultimately what you'll find after 10th, जितना भी सीबीएसई वाला बच्चा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 90-95% बच्चा जो 10th में सीबीएसई में था वो 11th-12th में स्टेट में आ जाता है। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। लेकिन उससे पहले जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास सीबीएसई के बैचेस अलग है, आईसीएसई के बैचेस अलग है और स्टेट बोर्ड के बैचेस अलग है? वी हैव स्टेट एंड सीबीएसई डिफरेंट बैचेस, नो डाउट। हाँ, जो जहाँ बैठना चाहता है वो बैठ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि सर आफ्टर 10th वो स्टेट बोर्ड में आ जाता है, बिल्कुल, बिकॉज उसको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी पड़ती है। तो एक सडन शिफ्ट जो होता है उससे इफेक्ट होता है उसका करियर? बिल्कुल नहीं, मैथ्स एंड साइंस इज सेम। आप ये घर से वो घर में जा रहे हैं, वहाँ पे भी 4 दीवार है, नथिंग एल्स। दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन सर, जैसे आप बिहार की बात करोगे या आंध्र प्रदेश की बात करोगे, तेलंगाना की बात करोगे या चेन्नई की बात करोगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम 7th या 8th से दे स्टार्ट गेटिंग ग्रूम्ड। तो हाउ डज दैट बिकम एन एडवांटेज एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र? वो एक एडवांटेज, क्योंकि हम लोग 11th-12th से स्टार्ट करते हैं या 10th। सर मैं एक बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ
कि जैसे कोई बच्चा 8 से पढ़ाई शुरू करता है या 8 से कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम शुरू करता है, तो मेरा एक अपना कैलकुलेशन है कि अगर 5 साल के हिसाब से पकड़े तो बच्चा टोटल 7,300 आवर्स डिवोट करता है एक प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं ऑन एन एवरेज मान के चलूँ कि बच्चा 4 घंटे का सेल्फ स्टडी कर रहा है, यही बच्चा अगर 9th में तैयारी कर रहा है तो वो 5 आवर्स उसको डिवोट करना पड़ेगा वही 7,300 आवर्स के लिए। वही बच्चा अगर 9th से प्रिपरेशन शुरू कर रहा है यानी 3 साल दे रहा है तो उसको 6 घंटे 42 मिनट का तैयारी करना पड़ेगा वो 7,300 घंटे पूरा करने के लिए। अगर वही बच्चा 10th से तैयारी करना शुरू करता है तो हमको उनको उस पे यानी उस 7,003 आवर्स को बैलेंस करने के लिए पूरे 10 घंटे की तैयारी करवानी पड़ेगी। तो एक स्टूडेंट ने और एक टीचर ने और एक इंस्टीट्यूशन ने जिनके यहाँ 10th पास करके बच्चे 11th 12th की तैयारी करने आते हैं उनको ये माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि आपको स्टडी आवर कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है और धीरे धीरे 7-8 घंटे उनको देने पड़ेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप 7 to 8 आवर्स डिवोट नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल है। एक हमारा मैं बताऊंगा, मतलब कि हमारा जो शारदा क्लासेस में हम लोगों ने जो चीज़ डिज़ाइन किया हुआ है, जनरली होता क्या है इंस्टीट्यूशन वो बैलेंस नहीं रख पाती है कि होता क्या है कि सेल्फ स्टडी टाइम इज़ वेरी वेरी लेस और कोचिंग टाइम इज़ वेरी वेरी हाई। तो वो क्या होता है, बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। हमारे यहाँ का प्रिपरेशन ऐसा है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा सेल्फ स्टडी टाइम और कोचिंग टाइम इक्वल रहे और जिससे बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और हमारा अपना ये मानना है सर कि जिस दिन बच्चा जो चीज़ पढ़ा उस दिन अगर उसी समय वो चीज़ें बच्चा रिवाइज नहीं किया तो ज़िंदगी में कभी उससे ये JEE और नीट वाली चीज़ें नहीं निकलने वाली और एनी कम्पिटिटिव। He has to cope up with that. यस every day. यस एवरी Almost every day. और मैं एक चीज़ बराबर सेमिनार में या मेरे एक डायलॉग्स है बच्चों को ये बोलता ही हूँ कि आप बेसिकली IIT 730 दिन क्लियर नहीं करते हो, आप IIT हर दिन क्लियर करते हो। अगर इस चीज़ को आप करते हो, हर दिन आप रिवीजन मोड में जाते हो तो आप हर दिन IIT क्लियर। वेल सेड सर, वेल सेड सर। जैसे अभी अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स आजकल जैसे इस न्यू कोर्स से अवगत नहीं हो तो वो क्या करते, कोई अच्छा कोचिंग क्लासेस ढूंढते और बाद में अपने बच्चों को एडमिट करते, वेदर इट्स ऑनलाइन ऑफलाइन इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन होता क्या है कि बच्चा आपके हवाले कर दिया तो दे बिकम निश्चिंत हो जाता है कि भाई अब इनको दे दिया ये संभालेंगे। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि भाई इट्स नॉट दैट दैट ईजी, आपको भी इनको घर जाने के बाद आपको एक निगरानी रखनी पड़ेगी इन पर। राइट। इसमें सर एक चीज़ है कि नो डाउट जो आपने सवाल पूछा बड़ा अच्छा है, पेरेंट्स स्पेशली अगर सुन रहे होंगे। थिंग इज दैट कि आजकल ये ट्रेंड, नाउ इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड। मैंने आपको सौंप दिया, आप देख लेना सर एडमिशन करने के बाद, बट ऐसे से काम नहीं चलेगा। जब भी वो आते हैं या 7 दिन बाद, मैं हर पेरेंट को बताता हूँ कि 7 दिन में एक बार मिलने आइए, पर आपको मिलने नहीं आना है, बच्चे के साथ 5 मिनट के लिए आना। तो साइकोलॉजिकली बच्चे पे बड़ा अच्छा असर होता है इसका कि मेरे पेरेंट की मेरे पे नजर है और वो हमेशा मेरे को चेक करता है, कॉशियस रहता है। जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटी सी चीज है, शायद थोड़ी सी आप लोगों को शाबी लगे। थिंग इज दैट आजकल पेरेंट्स हैज बिकम अ दिस थिंग कि वो रोज शाम को बच्चे से वसूली कर रहे हैं। ये चीज नहीं होना, अरे मैं इतना पैसा लगा रहा हूं, तेरा स्कोर इतना कम आया। तो ये चीज, ये पॉइंट आउट बहुत इजीली कर दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों कम स्कोर कर रहा है उसके वो उस पे नहीं जा रहा है। या फिर वो ऐसा भी बोल सकते कि चल इस बार कम आया, नेक्स्ट टाइम से तू बहुत अच्छा करना, थोड़ा और मेहनत कर, इसको आप ऐसा चेंज करें। ये सब चीजें जो है थोड़ी सी मायने रखती है बच्चे के साथ। और एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट हर 15 दिन में एक बार तो भी आना चाहिए, एंड वी हैव द डेस्क फॉर देम, राइट। आके वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। वी हैव काउंसलर्स फॉर द क्या बोलेंगे बच्चा, दोज हु और शी इज नॉट स्कोरिंग वेल, तो उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद टीचर से अगर रिलेटेड है तो टीचर के साथ बिठाएंगे। और हमको लगता है कि पेरेंट्स से बात करनी चाहिए तो पेरेंट्स को बात करते हैं कि साहब आप 10 मिनट मिलने आइए। एक और मुद्दे पर आते हैं सर, और वो है कि 10th के बाद करियर ऑप्शंस की बात करेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि 10th के बाद कई सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं या मजबूरियां आ जाती हैं उनकी, और बाद में 10th के बाद करियर की तरफ अगर वो झुकना भी चाहे तो व्हाट बेस्ट करियर्स कैन यू सजेस्ट? आप दोनों में से कोई बोल सकता है। सर देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हम JEE नीट वाले इंस्टीट्यूशन है तो हम उसको प्रेफर कर रहे हैं। मेरा मानना है सर, आज की डेट में मैं एक छोटा सा डेटा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ आने के पहले वो डेटा, मैं थोड़ा पढ़ते रहता हूँ तो डेटा मेरे को मालूम है कि चाहे एक सिंपल सा चीज़ है सर, मैं एक टैक्स पे ही हूँ। आज कोविड का सिचुएशन आया, 1 साल से मैं टैक्स नहीं भरा, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन सर 1 साल में अगर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए।
आज हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ देर में चाहे अभी रिकॉर्डिंग हमारे बच्चे देखेंगे हमको, दिस ऑल आर टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर मैं बेस्ट की बात करूंगा, एट पार बात करूंगा, तो आज भी इंजीनियरिंग और मेडिकल इज द बेस्ट करियर ऑप्शन। मैं थोड़ा डिफर करना चाहता हूँ सर आपसे। एक हाँ सर, जी आप yes, sir, please, सर देखेंगे जैसे मेडिकल कॉलेजेस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री भी अगर देखें तो 562 मेडिकल कॉलेजेस, 84,692 आई गेस, इतने एमबीबीएस के सीट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट कितनी है एमबीबीएस डॉक्टर की? जितना रिक्वायरमेंट है आज कंट्री को, हम 20% ही नहीं दे पा रहे। अब मैं इंजीनियरिंग की बात करूंगा। एक जनरल आजकल लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग करके क्या करेगा, नौकरी नहीं मिल रही। सर ये नहीं है। आप देखेंगे तो 6,000 मोर देन 6,000 इंजीनियरिंग की सीट्स है, लेकिन अगर आप कैपेबल इंजीनियर और स्किल वाले इंजीनियर की बात करेंगे तो उनका भी अभी डेटा 80,000 के आसपास ही है। सो अगर हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और उस प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं उस स्किल वाले इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, तो वो भी मोर ओवर उतना ही रिक्वायरमेंट है जितना आज डॉक्टर्स का जरूरत है। मैं इसलिए डिफर कर रहा था आपसे सर, क्योंकि एक अभी रिसेंट डेटा पढ़ा मैंने, जहाँ एम्प्लॉयबिलिटी रेट की बात आई थी उसमें पेपर में, और उनका कहना है कि ओनली 7% ऑफ इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल। मतलब ये हुआ कि उनको सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज है, 93% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि इंजीनियर क्या है। और जैसे आपने कहा, सब दौड़े, हम भी दौड़े और इंजीनियर बन गए। इंजीनियर बनने के बाद फिर बाद में कहीं जब उनको नौकरी या फिर बाद में इंटरव्यूज फेस करनी पड़ी, दे वर नॉट फाउंड फिट। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने आपको कहा सर कि 20% ही स्किल्ड इंजीनियर्स हैं आज के डेट में। तो आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसी चीज़ को तो कर रही है। आज जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को या एजुकेशन को इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इंजीनियर्स निकले वो स्किल्ड इंजीनियर्स निकले, ना कि सिर्फ इंजीनियर्स निकले। और सर यही वजह है कि जैसे कई सारे लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल, ये दो ब्रांचेस प्रेफर करते हैं, जबकि आपके अनुसार ऐसे कई सारे फील्ड्स है, स्कोप है जहाँ वो लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, राइट। तो आप क्या एडवाइस करोगे अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को वगैरह, कि आप इस तरफ किस करियर की तरफ जाना चाहिए उन्हें? इसमें मैं थोड़ा सा एक रखना चाहूँगा, लेटेस्ट से जैसे जो ट्रेंड बन गया है नाउ, इट हैज़ बिकम अ फैशन, JEE नीट, जिसको आप फैशन बोल सकते हैं ना। आप देखिए 11वीं में साइंस कर रहा है, JEE नीट कर रहा है, बिल्कुल कीजिए, आप ढंग से कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो JEE नीट के बाद आपको कोई एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच नहीं मिलती है, तो यू कैन स्विच ओवर टू दिस थिंग, यू कैन गो टू आर्ट्स, कॉमर्स, एनीवेयर, वहाँ से ग्रेजुएशन करो, राइट। और अच्छी सीट मिलती है तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल फाइंड एट द एंड, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल जो IAS और ये लोग हैं, राइट, व्हाट यू विल फाइंड, डॉक्टर फलाना शर्मा साहब। यस। तो पहले ही हैज डिड हिज व्हाट, क्या बोलेंगे आप, उसने IIT को क्रैक किया, इमीडिएटली उसने IAS क्रैक कर, राइट, या IPS क्रैक कर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से निकल के ये ब्रांचेस पे भी जा रहे हैं, डाइवर्ट हो गए। और मतलब सच्चाई यही है कि आज 10 अगर IAS हैं तो उसमें से 7 इंजीनियर्स हैं। आप IIM में क्वालिफाई करने वाले, दे आर नॉट सिंपल ग्रेजुएट, द बेस्ट वाज IIT ग्रेजुएट्स। करेक्ट। आज छोटा सा आप देख लो, कल का जो रिजल्ट है, प्रशांत किशोर साहब जो है, जो ममता के साथ में स्ट्रैटेजिक जिसने फॉर्म किया, इवन ही इज एन IITian। यस। जी। तो फील्ड आपके पास में बहुत है, पर नीट अपॉर्चुनिटी का जो बेसिक एजुकेशन है वो आपके बहुत सारे दरवाजे खोल देता, आपके माइंड ऐसा बना देता कि एनी काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे NDA हो, ये हो, वो हो, कहीं पर भी आप जाइए, ये जो एजुकेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, या एटलीस्ट आपको इतना कैपेबल बना देता कि कोई भी टाइप की आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को यू कैन फेस। 12th करने के बाद एक जो बचपन होता है बच्चों में, उस बचपन से बच्चा जो स्टेमिना गेन करता है JEE और नीट की तैयारी के वक्त, एक 7 आवर्स 8 आवर्स की स्टडी करके चीज़ों में बिल्कुल घुस के पढ़ने की जो आदत होती है, वो स्टेमिना बाकी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस लेवल के बच्चों में नहीं डेवलप हो सकता है। करेक्ट। सर जैसे आपने कहा कि ऑल कांट बिकम इंजीनियर्स, ऑल कांट बिकम डॉक्टर्स, तो और भी करियर ऑप्शंस को खोजना चाहिए। तो क्या आपके शारदा क्लासेस में ऐसी कोई सुविधा है जहाँ पर वो अभी से, मतलब अराउंड 10th 11th 12th वगैरह जो भी क्लास होगा, वहाँ से ही नो उसके वो मैं नीट में एडमिट नहीं हो जा पाऊँगा, बिकॉज उसको अपना परसेंटेज एनालिसिस मालूम है, उसको अपना JEE का भी रिजल्ट क्या आने वाला है मालूम है। तो इनके जैसे स्टूडेंट्स के लिए आप कोई और कोर्स, या जैसे IAS की बात की, IPS की बात की, तो उस दिशा में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दिशा में आप तैयारी कर रहे हो? हाँ, वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। बहुत सारे लोग आते हैं जिनका हम लोग सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द करियर ऑप्शंस, तो बच्चे अपने लेवल पे अपना चूज कर ही लेते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चा इतना ज़्यादा स्मार्ट है आज के डेट में, ही नोज वेरी वेल कि उसको कहाँ जाने का है। लेट अस से इफ ही और शी इज नॉट कॉम्पिटेंट विद JEE and NEET,
तो उसको मालूम है, उसने चूज कर लिया है, उसने वो गेन कर लिया है ये 2 साल के इसमें सीख के। नाउ ही और शी विल कम टू नो कि उसको जाना कहाँ, कैसे अप्रोच करना जी। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है सर, 10th क्लास भी आप पढ़ाते हो, 12th भी पढ़ाते हो, यू मस्ट हैव सीन द डिफरेंस कि ये जो 10th के बच्चे हैं हाई परसेंटेज स्कोर कर लेते हैं, मतलब अगर आप मेरिट लिस्ट देखोगे तो पन्ना भर के बिल्कुल रहता है एवरीथिंग, लेकिन 12th में ये वो इंटेलिजेंट या IQ उनकी या तो मारी जाती है या फिर बाद में वो नहीं कर पाते। क्या रीज़न है कि वो नहीं कर पाते, 12th में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना 10th में किया था? सर एक 10th की मेंटलिटी से अगर आप आगे आएंगे 11th 12th में उसी मेंटलिटी से पढ़ने आएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। अब देखिए 10th में एक टेक्स्ट बुक है, बच्चा अगर CBSE में एक NCERT का टेक्स्ट बुक पढ़ा, बहुत करेगा तो थोड़ा सा RD शर्मा पढ़ेगा, उसी के बेसिस पे उसका एग्ज़ाम होता है और बच्चों को मार्क्स आते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैथ, साइंस, इंग्लिश और एक संस्कृत वगैरह, बहुत छोटी सी एक बुक पढ़नी। बच्चा जैसे 11th में आता है और साइंस लेता है, वो सोचता है JEE नीट की तैयारी करेगा। अब उसके बर्डन, उसके लेवल्स कैसे बढ़ते हैं? सब्जेक्ट लेवल तो बढ़ना एक अलग बात है, आपको एक टेक्स्ट बुक पढ़ना है, टेक्स्ट बुक के साथ साथ RS अग्रवाल या RD शर्मा करेंगे आप। उसके अलावा हम उनको एक बुक प्रेफर करते हैं, एक रेफरेंस बुक, सिर्फ JEE मेंस के लिए या नीट के लिए। फिर एडवांस के लिए एक बुक प्रेफर करते हैं। हमारे खुद के इंस्टीट्यूशंस के एक डिज़ाइंड DPP होते हैं जिससे बच्चा कंफर्टेबल हो सके। तो ये बर्डन जो अचानक बढ़ता है, रीजन ये है कि कुछ बच्चे कोप अप कर पाते हैं और कुछ बच्चे कोप अप नहीं कर पाते। तो देयरफॉर द ड्रॉप। यस, ये अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटा सा और एक रीजन मैंने देखा, 10th में थोड़ा सा आपने वो फील किया होगा, वो रटने वाला जो काम रहता है। 11th 12th में इट इज टोटली कंसेप्चुअल, थ्योरेटिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, नॉलेज ग्रास्प और वो माथे में आपको जमा रखना, लड्डूबाजी यहाँ नहीं काम करना। यानी बड़ी सिंपल सी बात है सर कि 11th 12th में जब आप आते हैं, आपको 10th में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हुआ, फिर भी बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं। सो 10th में 100% मार्क्स आना इज नॉट गारंटी टू सक्सेस। आप रटिए, एग्जाम दीजिए, आपके मार्क्स आ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो रट के किया जा सकता है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पाते बच्चों को। That is important, sir. For the future point of view से बहुत important है। शारदा कोचिंग क्लासेस जो है वो काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, आप पिछले 25-27 साल से हो यहाँ पर इस फील्ड में, तो पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास ऑफर है, खासकर ऑनलाइन बातों को ध्यान में रखते हैं, खासकर कोविड बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स बंद है, कॉलेजेस स्कूल्स बंद है, तो आप उसके लिए क्या ऑफर कर रहे हो सर? पर्टिकुलरली फॉर दिस कोविड वाला ईयर और फॉर दिस इन दिस पैंडेमिक हम लोगों ने एक प्लान किया है। हम लोग कभी ये फेस्ट और स्कॉलरशिप टेस्ट और इस टाइप का नहीं लेते थे, बट वी हैव इंट्रोड्यूस वन दिस थिंग, स्कॉलरशिप टेस्ट कॉल्ड फेस्ट। फेस्टिवल का फेस्ट हमने बाहर निकाल लिया, उसको उत्सव करके किया, और वो उत्सव में या वो फेस्ट में बाकी लोग बहुत सारे एग्जाम्स लेंगे, फिर उसमें वो सब चीज़ें होंगी और स्कॉलरशिप फिर डिसाइड की जाती है 10 रुपये 20 रुपये। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बट इसमें डायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर ऑफरिंग देम स्ट्रेट अवे डायरेक्टली 1 लाख रुपये स्कॉलरशिप। मान के चलो, इसको आप कैसे देखेंगे, अगर मेरी 200 रुपये की फीस है, अगर मैं आपको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए वो सीधा आपके लिए 100 रुपये की फीस होगी। तो ये बेनिफिट हम लोगों ने कोविड के कारण, हमको मालूम है कि बहुत ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन है बाहर, कुछ पेरेंट्स की नौकरी चले गई, किसी को 50% तनख्वाह है वगैरह वगैरह, और इसमें हम नहीं चाहते कि ब्राइट स्टूडेंट सिर्फ पैसों के कमी के कारण घर में बैठ जाए। नाउ वी हैव रिड्यूस दिस टू स्ट्रेट अवे 50% एंड जेन्युइनली वी आर ऑफरिंग नो गिमिक्स, एक जेन्युइन ऑफर। हाँ एग्जैक्टली। और अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर थिंग व्हाट आई वांट टू ऐड इज कि इसके साथ साथ हम उनको ये भी मदद कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको उसमें 11th 12th का कॉलेज का भी फी जो है उसमें एडजस्ट करवा दें, उसका वो एक बर्डन भी कम कर रहे हैं। सर ऐसे समय पर एक ह्यूमैनिटेरियन गेस्चर बहुत अच्छा है सर। राइट, नीट कहिए या JEE कहिए, जिसके लिए आप बहुत फेमस हो इस कोचिंग क्लासेस के आपकी, तो वहाँ अक्सर देखा गया कि बच्चे क्रैक नहीं कर पाते, तो व्हाट कुड बी द रीज़न? मैं मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल एनालिसिस करके देखा है, तो बच्चे लोग क्रैक नहीं कर पाते, उतने सारे बैठते हैं, आज 15-16 लाख बैठते हैं कम से कम। राइट सर, एक चीज़ है, एक तो मैंने आपको 10th का मेंटेलिटी बताया कि किस मेंटेलिटी से वो लोग आते हैं। दूसरी बात ये है सर कि सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि मतलब चलो JEE करना है, मैथ साइंस कर लीजिए, तो चलो JEE ही करना है या नीट ही करना है, ऐसा उनका दिमाग। मैं सच पूछिए तो वो जो 10 लाख बच्चे होते हैं ना, बेसिकली वो 10 लाख नहीं है। अभी सर ने एक बात की, आप 10 लाख में से सीधा 5 लाख बच्चे हटा दीजिए जो सिर्फ फैशन के लिए आ रहे हैं। हमारे चाचा के बेटा के बुआ ने किया था, हमारे बुआ के लड़के ने किया था, चलो हम भी करते हैं, क्या है JEE नीट करते हैं। तो आप अगर वो 5 लाख हटा देंगे तो सिर्फ 5 लाख बच्चे ऐसे बैठते हैं जो जेन्यून है,
राइट। तो आप सोचिए कि हमने बच्चे को कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, हमने बच्चे को कोई बुक यूज नहीं करवाया, सिर्फ थोड़ा एटीट्यूड चेंज कर दीजिए, थोड़ा पैशनेट बना दीजिए उनको, आप देखिए आपके मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्रैक कर जाएंगे। पैशनेट टुवर्ड्स आईआईटी, टुवर्ड्स नीट, कि तुमको मिलने क्या वाला और इसके बाद क्या होने वाला, दैट इज व्हाट वी मीनिंग ऑफ पैशनेट, राइट। तो वो मेंटेलिटी उनको चेंज करनी होगी, वो फैशन के लिए नहीं पढ़ना होगा उनको। अगेन जैसे आपने कहा सर, नीट का ही जेडब्ल्यू का अगेन एक बैरियर को क्रॉस करने का एक जरिया है, तो इज इट वेरी टफ टू क्रैक ऐसा? डेफिनेटली नॉट। वेयर एज नीट इज कंसर्न, मैं तो बोलूंगा देश की सबसे इजी एग्जाम है। अजीब लगेगा, लोगों को हंसेंगे, बट नीट आपको या लेटेस्ट से जेडब्ल्यू आपको, मैं ये बोल सकता विद माय एक्सपीरियंस कि ये दोनों एग्जाम आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आपने जितना काम किया है, on the basis of that you can take out your IITs, you can take out your MBBS, you can take out your AIIMS also. जी। The simple reason behind this कि अगर आप लास्ट ईयर के कुछ स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो मोटे तौर पे आप मान लो नीट का पेपर 720 मार्क का रहता, बस लास्ट ईयर का जो पेपर था वो थोड़ा सा व्हाट वी कैन से दैट सादी भाषा में थोड़ा लॉलीपॉप आ गया, तो ऊपर स्कोर्स जो है थोड़ा ऊपर चले गए। वहीं 2019 को अगर आप देखोगे तो एक ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को 460 470 पे एडमिशन मिल जाती है आउट ऑफ 720, मतलब वो कट ऑफ को लेकर मोटे तौर पे आप देखोगे 180 सवाल में से अगर अपन 460 को अगर ये करे डिवाइड करे तो उसको सिर्फ 115 सवाल सही बना के आना है, जस्ट टू गेट अ गवर्नमेंट एमबीबीएस। करेक्ट। तो नीट एक्चुअली आपकी कंसिस्टेंसी चेक करती है एग्जैक्टली कि 2 साल एंड बीइंग अ दिस थिंग, जैसे बच्चे 10वीं से 11वीं में आता तो वो एक एज लेके आता है एडोलेंसेंस वाली, राइट, तो उसको बड़ा संभाल के ये सब चीजें काम करने लगता है, जहां उसको सबसे पहले तो उसके माँ बाप लगते हैं क्योंकि वो पढ़ने बोलते हैं। तो ये सब चीजें अगर बच्चा जान ले तो उसके लिए नीट मेरे को ऐसा लगता है आज के डेट में सबसे इजी एग्जाम है, जहां वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आपने जितना काम किया है, जितना काम का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा जैसे अपन बात करते कि अरे पढ़ाई हो गई क्या, नहीं 70% ही हुई, 70% के बेसिस पे भी यू कैन टेक आउट योर एमबीबीएस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नीट। इससे पहले कि मैं मैसेज पूछूं आप दोनों को, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो व्हाई शुड आई जॉइन शारदा क्लासेस? सर देखिए, एक ऐसा कुछ सोच तो नहीं रहे, लेकिन एक बच्चों की मैसेज क्या स्कॉलरशिप या अगर बच्चों को मैं एक मैसेज दूंगा तो हमने जो एक मॉडल डेवलप किया है, उस मॉडल में ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत कहाँ होती है, ऑनलाइन क्लास में बच्चे के साथ साथ पेरेंट को भी थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, है ना। वो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चा क्या सो के पढ़ रहा है, क्या पेरेंट कुछ नहीं बोल रहे? तो आपको वहाँ पे हमने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है जहाँ पे स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट फोकस, ये तीनों के तीनों फोकस रहेंगे, और इस मॉडल पे काम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा। और ये सक्सेसफुली हमने इस साल देखा है, हमारे जिस तरह के परसेंटाइल आए हैं, जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, इस मॉडल पे काम करने के बाद बहुत सक्सेसफुल। गुड, एंड वी होप इट कंटिन्यूज फर्दर। या बेसिकली, और शर्मा सर तो इस चीज़ में मतलब आप इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आज मैं सर के साथ 17-18 साल से हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मैंने देखा है, मैंने काम भी किया है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, बच्चों को कैसा पकड़ के रखना है, पकड़ के रखने का सेंस कि आप कहीं इधर, आपने अगर आईआईटी सोच लिया है, आपने अगर नीट सोच लिया तो आप करो, रिजल्ट बात की बात है, लेकिन बच्चा इतना हो जाता है कि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं जिसका अगर नहीं हो रहा है आईआईटी तो बोलता नहीं सर करना तो आईआईटी है, मेरे को नीट भी नहीं चाहिए, आई मीन एनआईटीज भी नहीं चाहिए, वीआरसी भी नहीं चाहिए, मेरे को करना तो आईआईटी है। उनकी ये लेवल की मेंटेलिटी हो जाती है, राइट। तो उस चीज़ पे सर का बहुत काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी सर कुछ काम नहीं किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे लोग बोलते हैं कि बोर्ड्स इग्नोर हो जाते, तो वैसा कुछ भी नहीं, हम लोग बोर्ड्स के साथ साथ ही काम कर रहे हैं, बोर्ड्स के एग्जाम्स लेते हैं, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पे आई सजेस्ट कि बच्चा कैन प्रेफर अस, यस डेफिनेटली। और बच्चों फैकल्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। तो वी हैव, जैसे लोग ने देखा है कि इधर से उधर फैकल्टीज चेंज होती है, तो कृपा है, आप मान लो कि पिछले 18-20 साल से वी हैव अ सेम हाइट्स। और अगर बच्चों को अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि व्हाइल यू प्रिपेयरिंग जेडब्ल्यू और नीट, आपको सबसे पहली चीज़ ये होगी कि जो आप रिवीजन करने बैठते हो या पढ़ने बैठते हो, तो सबसे पहले वही पढ़ो जो क्लास में आपको टीचर ने पढ़ाया है। डोंट गो फॉर द मोटी मोटी बुक्स, वो मोटी मोटी बुक्स के पीछे भागेंगे और कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। लेट द स्लेट बी क्लीन। जो हमने आपको मन में भरा है, आप उसी को पहले आप उसको पढ़ो, पहले आप उसको रिवाइज करो। दूसरा, और टीचर पे बिलीव रखो, टीचर के साथ इंटरेक्शन रखो, और
मन में जो कोई डाउट्स है उसको उसी समय क्लियर करो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अब छोटा सा फुंसी है ना, उसको फोड़ा बनाओगे तो कैंसर हो जाएगा वो। तो वो चीज़ें उसी समय आप क्लियर कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको आप इनकैप्सुलेट मत करिए मन में, बस ये चीज़ है। वहीं के वहीं सॉल्व कर यस। और दूसरा सर, हमारा मटेरियल बहुत डिजाइंड है, उस मटेरियल के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये बोलेंगे यस, सिर्फ उसको आप करिए, आप डेफिनेटली विल बी थ्रू। यस सर, एक मैसेज टू द पेरेंट्स, टू द टीचर, टू द स्टूडेंट्स। सी, बिलीव ऑन अस, as far the result is concerned, we are the only branch in प्रताप नगर, राइट। एंड आप अगर परसेंटेज देखेंगे हमारे रिजल्ट का, तो मैं दूसरे इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, कितने बच्चे उनके पास हैं कितने बच्चे नहीं हैं। आज की डेट में हमारे पास जितने बच्चे हैं, तो अगर आप वो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट देखेंगे तो वी आर एट मोस्ट 70 to 80% सक्सेस रेशियो हमारा है। बहुत बड़ी बात है। 70 इन बोथ द आई मीन जैसे सर ने कहा कि सेम फैकल्टी है, तो एक्सपीरियंस है बिल्कुल। सेम फैकल्टी है, डाउट्स के लिए अलग से लोग बच्चे काम कर रहे हैं। फैकल्टी है ही नहीं सर, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आज सर के साथ मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो फैकल्टी है ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं फैकल्टी हूँ। मैं 12 बजे रात में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो सर को बोलता हूँ, सर ये दिमाग में आ रहा है, ये हम बच्चों के लिए करेंगे। तो फैकल्टी मैंने कभी समझा ही नहीं कि फैकल्टी है, मैं मतलब अपना समझ के ऐसा लगता है कि नहीं चलो अभी ये काम करना है, तुरंत कर दो। और सर ने कभी उस चीज़ को मना नहीं किया, उनको लगा कि नहीं ये तो गलत है ही नहीं, ये चीज़ सही है। राइट, आप कुछ बोलना चाहोगे सर? कुछ नहीं, लेटेस्ट से जो भी बच्चे जा रहा है नीट JEE है, तो सबसे पहले आई सजेस्ट कि कवर योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट। टेक्स्ट बुक को इलाबरेट करो, उसकी लाइंस को उधेड़ो, बस वो उतना भी अगर आपने कर लिया। एंड पेरेंट्स नीड टू कीप अ चेक। एग्जैक्टली, पेरेंट्स नीड टू कीप अ चेक, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पेरेंट्स को थोड़ा सा दोस्त बनना पड़ेगा बच्चे के साथ। मैंने वो जो वर्ड यूज किया था, वसूली मत करो, राइट, ये एक चीज है, नथिंग एल्स। सर के एक लाइन को मैं बोलूँगा कि सर ने जो बोला टेक्स्ट बुक को अंडरलाइन करने के लिए या टेक्स्ट बुक से पढ़ने के लिए, तो मैं थोड़ा नीट को डिफाइन करूँ। हालांकि मेरा डोमेन JEE है, लेकिन मैं अगर नीट को मैंने जिस तरीके से उसको ऑब्जर्व किया, बच्चों से बात की है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नीट का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कि आप जिस एक लाइन को अंडरलाइन करते हो, और जिस लाइन को आपने अंडरलाइन किया, जो लाइन आपको दिखा वो बोर्ड है, और जो उसके अंदर का 10 चीज़ आपको नहीं दिख रहा है वो नीट है, वही आपको पकड़ना है। पीछे वाली चीजें आपको निकालना है जो लिखी है। मतलब यू सजेस्ट सम आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का। थैंक यू सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। प्लेजर।